दोस्तों, मित्रों और साथ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब हम बात करते हैं तो 1907 में 19 अगस्त 1907 को दुबे का छपरा नामक गांव बलिया उत्तर प्रदेश में वैजनाथ द्विवेदी नाम से इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाता है। इन्होंने सभी विधाओं में लिखा और इनका जीवन बड़ा संघर्षों से भरा पड़ा रहा है। भले ही पंडित आदमी थे, लेकिन पंडित होने के बावजूद भी वो धूर्त टाइप पंडित नहीं थे ना, इसलिए जीवन में समझिए कि हर कदम पर इन्हें कष्ट उठाने पड़े। बचपन में भी कष्ट उठाने पड़े और बाद में नौकरी लगने के बाद भी लोगों ने बहुत परेशान किया इनको। चाहे BHU में रहे तो वहाँ नौकरी नहीं करने दिया, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में। फिर वहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर के पास कलकत्ता चले गए, वहाँ विश्व भारती में चले गए। वो बहुत साल उनके साथ काम किया, फिर चंडीगढ़ भी गए। इस प्रकार से बहुत सारे काम करते रहे लगातार, लेकिन बड़ा खुश मिजाज इंसान था। ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं की, समझिए कि अपना काम करते रहे। और आलोचना की दुनिया में भी हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक, दिग्गज आलोचक आचार्य शुक्ल के साथ इनके तमाम असहमतियाँ थी। अगर आप हिंदी साहित्य की दुनिया से परिचित हैं तो आपको मालूम होगा कि शुक्ल जी जिस परंपरा की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक उसके बरक्स लोक की परंपरा की बात करते हैं, मौखिक की परंपरा की बात करते हैं, उस परंपरा की बात करते हैं जिसमें आम आदमी आता है। शास्त्र की परंपराओं को पढ़ने समझने के बावजूद भी उसकी आलोचना समीक्षा लगातार वो अपने लेखन में करते हैं। और शुक्ल जी जैसे आलोचक की आलोचना करना बड़ी बात है, जिनको शिखर आलोचक के रूप में अपने ज़माने में माना जाता रहा और जिनकी लेखनी में शुक्ल जी भी बड़े विद्वान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी कहते हैं ना कि हर विद्वान की अपनी एक दुनिया होती है। तो शुक्ल जी की अपनी दुनिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी दुनिया है। तो उन्होंने आलोचना में क्या क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सूर साहित्य, कबीरदास, कालिदास का लालित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, ये सारी इनकी आलोचनाएं हैं। देखिए इतिहास की किताबें कितनी लिखी उन्होंने, साहित्य का इतिहास को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की हमेशा, और अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का आशय और मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जहाँ उनको लगता है कि इस विषय पर फोकस करना चाहिए, तो कालिदास के ऊपर लिखा उन्होंने, सूरदास के ऊपर लिखा, कबीरदास के ऊपर लिखा, धर्म के ऊपर लिखा, और सारी लगभग सभी विषयों को छूते हुए वो आधुनिकता बोध के साथ इनके अंदर एंट्री मारते हैं। सबसे अच्छी बात ये मध्यकालीन इतिहासकारों से मध्यकाल की जो चेतना है उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसीलिए भिन्न नज़र आते हैं। आप जब पढ़ेंगे उनके लिटरेचर को, साहित्य को, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगी अपने आप। और पता चलने का आशय और अर्थ ही यही है कि वो किस प्रकार से उन सारी चीज़ों के साथ एक नए विचार को लेकर, एक नए बोध को लेकर हमारे बीच आते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और चारु चंद्रलेख। निबंध बहुत सारे लिखे इन्होंने, कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज, मृत्युंजय, रविंद्र महापुरुषों का स्मरण अन्य है। फिर पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन भी किया इन्होंने। तो बड़े संपादक थे और इतिहास पर बहुत लंबा काम किया उन्होंने गहराई के साथ में। 1957 में ही भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया था। बाद में 1966 में पश्चिम बंगाल की साहित्य अकेडमी ने इनको टैगोर पुरस्कार दिया, और 1973 में 73 में साहित्य अकेडमी ने इनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दिया, और 79 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 19 मई 79 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हजारी प्रसाद जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा जो उनके शिष्य रहे, नामवर सिंह उनके शिष्य रहे, बहुत लोग शिष्य रहे उनके। तो उन लोगों ने लिखा पढ़ा उनके बारे में, उनको स्थापित किया। स्थापित क्या करना हो तो पहले ही स्थापित थे। उनके लेखन में इतनी ताकत है कि उनको किसी से अलग से, किसी के प्रेशर की, किसी के अलग से किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई उसको स्थापित करा करके उन पर किताब लिख करके, क्योंकि उन्होंने खुद ही इतना लिख दिया था कि उनके लिखे को बाद के लोग पढ़ते रहे, समझते रहे, और उसके भीतर से परंपरा का विकास निकालते रहे। देखिए कौन कौन से निबंध हैं उनके, बड़े निबंधकार द्विवेदी जी, शुक्ल जी के बाद उन्हीं का नाम आता है।
अंधकार से जूझना है, अशोक के फूल आपने मेरी रचना पढ़ी। आम फिर बोरा गए, कुटज घर जोड़ने की माया। देवदारू नाखून क्यों बढ़ते हैं, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। वर्षा धनपति से घनश्याम शम तक शिरीष के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखन है, उनकी जो दुनिया है, सच में खूबसूरत दुनिया है। आप जब उसकी यात्रा करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ऐसा लेखक जो मतलब जिसको कभी कोई स्वार्थ रहा ही नहीं, निस्वार्थ भाव से जीता रहा। हंसी मतलब हंसना उनकी एक शगल था उनका। उनको अच्छा लगता था हमेशा हर किसी बात पर मजाक करना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, है ना। तो इस लिहाज से भी उनका महत्व है। उसके बाद बनारस में नौकरी करते रहे, उनको बहुत परेशान किया, तमाम लोगों ने वहाँ से निकाल भी दिया, बाद में चले भी गए वहाँ से वो, लेकिन कभी किसी से कुछ शिकायत नहीं किया उन्होंने। बस उन्होंने कहा कि जब महाकाल की कृपा होगी तो वापस चले जाएंगे, जब ये गंगा बुलाएगी माँ गंगा तो वापस बनारस चले जाएंगे, नहीं बुलाएगी तो ठीक है, यहीं पे हुगली के किनारे यहीं घूमते हैं बंगाल की छाया में। फिर चंडीगढ़ में भी रहे और अपना काम करते रहे लगातार। और ज़िंदगी को कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी जीना, इसे कहते हैं ना कि फ़न है। तो अगर उस फ़न को समझना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन को हम समझ सकते हैं कि तमाम बाधाओं, तमाम विरोधियों, जबकि उनका किसी से कभी कोई विरोध नहीं रहा, उन्हें कभी अध्यक्ष बनने की और इस प्रकार के पद की लालसा रही नहीं, वो काम करना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको काम तक नहीं करने दिया उनको, क्योंकि हिंदी की दुनिया ऐसी ही है। हिंदी में जो काम करता है उसको अंगुली करने वाले 50 मिल जाएंगे, जो नहीं काम करता है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है, इधर की उधर करता है, वो बहुत बड़ा नेता हो जाएगा, बहुत बड़ा साहित्यकार हो जाएगा, बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, उसके नाम के पुरस्कार और तमाम तरह के प्रोग्राम, सम्मान, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन जो निश्चल भाव से और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता है, तो सच में चाहता है कि मैं सिर्फ पढ़ता लिखता रहूँ और अपना काम करता रहूँ और कुछ ऐसे काम करूँ कि जो मैं जीवन के मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम थे। या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण काम किए ही हैं। तो उस महत्वपूर्ण काम को करने में जितनी ईमानदारी और जितनी निष्ठा और निश्चलता की आवश्यकता होती है, वो बिरले ही लोगों में होती है। बाकी आजकल तो हिंदी की दुनिया तो इतनी, मतलब क्या बताऊँ मैं, नौकरी लगने के लिए कोई कुछ पैर छू रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चमचागिरी में लगा हुआ, कोई किस में लगा हुआ, सब लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में बस, और सब अपनी दुनिया अपना गिरोह बना करके। पढ़ने लिखने से लोगों को मतलब नहीं है, बस सेटिंग करना है। आप लगे तो अपने भाई को लगाना, भाभी को लगाना, चाची को लगाना है, सबको सेट करके बस अच्छी अच्छी पोजीशन में और बड़ी बड़ी बातें करना है, और महंगे कपड़े पहन करके महंगी गाड़ियों में फ्लैट में रहना है, बस यही काम रह गया आजकल। तो पढ़ना लिखना है, कुछ अच्छा समझना है, सोचना है, वो नहीं सोचना है। बस अपना देखना है, अपनी दुकानदारी चलनी चाहिए, आगे पीछे 4-5 चेले चपाटे हों, 4-5 गर्लफ्रेंड्स हो और उनको घुमाओ फिराओ बस, और अपना काम निकालो, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। बात मंच से करो जाति विरोधी, और जब बात आए नौकरी लगवाने की बात आए तो जाति के लगे आदमी को नौकरी लगवाओ। बस यही हिंदी की दुनिया है। और बड़े बड़े विमर्श खड़े करो, और विमर्श में जब दूसरे लोग आए जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, जैसे वो लोग एंट्री मारते हैं, उनको बाहर कर दो आप और अपनी दुनिया चलाते रहो। तो इस प्रकार के क्षुद्र लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, और वो कभी पद की लालसा में, कभी अपनी पुस्तक छपाने के लिए, कभी अपना भाषण, कभी अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट करने के लिए लगे रहेंगे। उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी करेंगे सिर्फ, और जब बेवकूफ़ बनाना होगा तो बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे आपको, और काम धाम के नाम पर कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा इस प्रकार के लोगों से घिरे रहे, परेशान रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा उनको माफ़ कर दिया और अपना काम करते हुए आगे निकल गए हो। और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, जो इतना बड़ा विद्वान जिसके साथ जो आदमी रहा हो, उसकी ज्ञान की महत्ता, उसकी समझ और उसके धैर्य, साहस। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्होंने ही कहा ना अपने उस बाणभट्ट के उपन्यास में कि सत्य के लिए किसी से भी मत डरना, न वेद से, न शास्त्र से, न लोक से, किसी से भी मत डरना। अगर तू सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। हम जितना समझेंगे उस विद्वान को, उसके जीवन को, हमें अपने जीवन को बेहतर समझने का मौका मिलेगा, और हम चीज़ों को और बेहतर करते चले जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इस लाइफ में, इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचते हुए, और ज़िंदगी अपने आप में तोहफ़ा है, इस तोहफे का और सारी चीज़ों का हम सम्मान करते हुए, अच्छे और बुरे वक्त का सम्मान करते हुए अगर हम जीवन को जिएंगे और जीते हैं तो ज़िंदगी ज़रूर
हर दिन बेहतर होती जाएगी। शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और बी पॉजिटिव।